अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, गुफ्तगू के आगाज़ पर मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्तो ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, भारत में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों का ताक़ुब करने के लिए, उन्हें हज़म करने के लिए, उन्हें हड़प करने के लिए, उनकी स्पेस तंग करने के लिए हिंदू तवा का, इंतहा पसंदी का, नफ़रत का जो जिन बोतल से निकाला गया था, इंतखाबी ज़रूरियात के तहत निकाला गया था, सियासी मजबूरियों के तहत निकाला गया था और नज़रियाती कशाकश को हवा देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए निकाला गया था, उसने एक हद तक तो इस हदफ को पूरा किया कि अक़लियतें अब भारत में ख़ुद को ज़्यादा गैर महफूज समझने लगी हैं। लेकिन इस हदफ के साथ साथ वो जो जिन है, वो जो अफरीत है, वो पलट कर भारत की बुनियादों पर और भारत के प्लुरलिज़म पर, भारत के सेकुलरिज़म पर हमला आवर हो रहा है। ये यूँ लगता है कि आपने हमसाये के घर की दीवारों और बुनियादों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो पानी छोड़ा था, बिलाखिर वो शायद हमसाये को तो नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन अब वो आपके अपने घर की बुनियादों को मुतासर करने लगा है। भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो फैब्रिक है, एक वहाँ ताना बाना जो है समाजी, अब ये जिन और ये अफरीत अब उसको तोड़ रहा है, अब उसको मुतासर कर रहा है, जिस पर भारत की एक समाजी और सियासी और जो रियासती इमारत खड़ी है, अब वो पानी उन बुनियादों के अंदर घुस रहा है। हाल ही में हमने देखा कि भारत में यानी इस नफ़रत और इंतहा पसंदी के जिनके जो मज़ाहिरे हैं, इस भूत के जो मज़ाहिरे हैं, वो इस हद तक ज़हनी पस्ती की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एक ऐप बनाई गई जिसमें 100 नामवर मुस्लिम ख़वातीन जो भारत की थीं, वहाँ एक्टिव रहीं, उनकी तज़हीक की गई, उनकी नीलामी तस्वीरों के साथ उनकी नीलामी के ऐलानात किए गए। ये उन्हें ज़हनी कर्ब, अज़ियत और एक हिरासा करने की एक कोशिश थी कि वो बेकसूर ख़वातीन हैं। सिर्फ़ उनका कसूर ये है कि वो उस समाज में एक्टिव रही हैं, कुछ तहरीकों में एक्टिव रही हैं, उनका मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के से ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ है ज़िंदगी के, लेकिन उन्हें अब निशाने पर रख लिया गया है। और ये एक उस ज़हनी पस्ती और इख़लाक़ी गिरावट की इंतहा है कि जो इस वक्त वहाँ पैदा कर दी गई है। नफ़रत के नाम पर, तक़सीम के नाम पर, हिंदू शॉविनिज़्म के नाम पर, हिंदू बालादस्ती के नाम पर, हिंदू राष्ट्रीय के नाम पर जो वहाँ हवा चलाई गई थी, उसके मज़ाहिर और उसके जो खदोखाल हैं वो अब इस एक नए अंदाज से उभर कर सामने आ रहे हैं। इसने दुनिया भर में साहिबाने फ़िक्र को हिला कर रख दिया कि भारत अब किस रुख जा रहा है, भारत किस तरफ जा रहा है। उससे पहले जो धर्म संसद का जो एक के नाम से जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो तकरीरें की गई, इंतहाई ज़हरालूद तकरीरें थी कि जिसमें भारत को मुसलमानों का एक दूसरा म्यांमार बनाने का ऐलान किया गया था और इस ऐलान को अमल दरामद के लिए एक लाहे अमल और एक तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया था। तो ये एक ख़तरे की घंटी थी। उससे पहले ईसाइयों के ख़िलाफ़ मुसलसल एक कैंपेन चल रही थी। तो इस जो धर्म संसद का जो सेमिनार था, इसमें सिर्फ़ मुसलमानों की ही बात नहीं की गई, बल्कि सिखों, दलितों और ईसाइयों तक जो नफ़रत का एक दायरा था वो वसी किया गया। तो इससे एक ख़तरे की जो घंटी है वो बज गई भारत के समाज में। मुसलमानों ने इस पर बड़ा मोहतात रद्द अमल ज़ाहिर किया, बाकी लोगों ने खामोशी में ही आफ़ियत जानी। मुसलमानों के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रंट पर नज़र आ रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा जलसा आम मुनक्कद करके बहुत खुल कर ये बात की। एक तकरीर उनकी उनके अपने अखबार
रोज़नामा एतमाद में मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा सब जुल्म आपका याद रखा जाएगा, हम इसको भूलेंगे नहीं, भूलने नहीं देंगे, और तुम इक़्तिदार के नशे में और ताकत के नशे में आज जो कर रहे हो कल तुम्हें वो काटना पड़ेगा। तो मुसलमानों ने एक रद्द अमल ज़ाहिर किया और यूँ लग रहा है कि भारत की जो सिविल स्ट्रक्चर है उसकी बुनियादें हिल रही हैं। जो इसका प्लुरलिज़म है, जिसमें पहले भी बहुत सी कमज़ोरियाँ थी, क्योंकि मुस्लिम कुछ फसादात भी होते रहे, दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी एक जबर व तशद्दुद की एक पॉलिसी जारी रही, लेकिन अब ये जो नफ़रत का लावा है ये पूरी तरह फट गया है और ये अब उन अक़लियतों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के में भी मुब्तला कर रहा है और उन्हें एक रद्द अमल ज़ाहिर करने की तरफ भी ले जा रहा है। तो ये बिल्कुल एक, अगर ये नफ़रत का लावा इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा तो ये एक बिल्कुल एक सिविल वार की सी कैफियत वहाँ पैदा हो सकती है। यानी आप फ़ौज के ज़रिए, एजेंसियों के ज़रिए, कवानीन के ज़रिए फिर आप इस सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि जो अक़लियतें हैं वो कोई लाखों की तादाद में नहीं हैं, वो करोड़ों की तादाद में हैं। दसियों करोड़ लोग जो हैं वो अक़लियत में हैं। अगर आपकी आबादी सबसे ज़्यादा है तो जो अक़लियतें हैं वो भी करोड़ों से कम नहीं हैं, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। तो इतनी बड़ी आबादी को अगर आप हिलाते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको ज़हनी अज़ियत का शिकार करते हैं, उसको मुज़तरब और बेचैन करते हैं, तो फिर आपको अपनी खैर मनानी चाहिए। शायद भारत के अहले फ़िक्र व नज़र ने इस आने वाले तूफ़ान की लहरों की शिद्दत और हिद्दत का अंदाज़ा लगा लिया है, और इसका सबूत एक तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 76 वकला का वो ख़त है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, और जिसमें इस धर्म संसद में की जाने वाली इंतहा पसंदाना और नफ़रत अंगेज़ तकरीरों पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया है। लेकिन अभी तक अदालत इस मामले में अभी तक कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आती। उसके बाद एक और ख़त सामने आया है जो भारत के अखबार दक्कन हेराल्ड में शाया हुआ है, और इस ख़त में इसमें भारत के कई साबिक़ आर्मी चीफ़ भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, सफारतकार भी हैं, अहले दानिश व बीनश भी हैं, जिन्होंने इसी धर्म संसद में होने वाली तकरीरों में, जिसमें भारत को मुसलमानों का म्यांमार बनाने की बात की गई थी, धमकी दी गई थी, उस पर शदीद एतराज़ किया है। और ये कहा गया है कि ये भारत के को अंदरूनी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाएगी, भारत को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करेगी, और ऐसे वक्त में करेगी जब भारत कई बैरूनी चैलेंजेस का शिकार है। तो ये एक, और फिर इसमें भारत के जो सदर हैं और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ख़ुद इस जिन को पाल पोस कर बड़ा किया, निकाला और दंदनाने पर आमादा किया, और उनकी सरपरस्ती में अब ये दंदनाता है, उनसे भी कहा गया है कि अब इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से गुज़रने की तरफ जा रहा है। जब तक ये अक़लियतों को नुकसान पहुँचाता था, मुख्तलिफ़ कौमियतों को नुकसान पहुँचाता था, उस वक्त तक तो गवारा था, लेकिन अब यही जिन जो है ये भारत की उस सिविल स्ट्रक्चर को और सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुँचाने लगा है, इसलिए अब इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन अब जिस सतह पे भारत का ये समाज पहुँच गया है, इंतखाबी ज़रूरतों, तकाज़ों या अपनी जो एक बालादस्ती के शौक़, जुनून और उसकी ख्वाहिश में अब जिस मकाम पर, जिस डगर पर ये पहुंच चुका है, वहाँ अब इंतहाई जंगी बुनियादों पर ही कोई काम करके इसको रिवर्स गियर लगाया जा सकता है। लेकिन ये ख़त बहरहाल एक उम्मीद की किरण है कि भारत में दोबारा सेंस प्रिवेल कर सकता है। यानी ये जो लोग हैं उन्होंने आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर, इस जो नफ़रत का एक लावा है, नफ़रत का एक तूफ़ान है, नफ़रत की एक लहर है, इसमें देख लिया है। अब ये जो सोच नई आई है कि इस इंतहा पसंदी को कंट्रोल किया जाए, नफ़रत के इस लावे को रोका जाए, इसके आगे बंद बांधा जाए, स्पीड ब्रेकर बांधे जाएं, ये सोच अभी एक 100 अफराद की सोच है कि वही लोग सामने आए हैं। भारत का मीडिया खामोश है, भारत की सियासी जमातें इस पे बोलने से कासिर हैं, और भारत की जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत दबी दबी आवाज़ें उठाने पे मजबूर है, वो खुलकर इस पर बात नहीं कर रही, क्योंकि खौफ का माहौल बना दिया गया है भारत के अंदर। जमहूरियत के नाम पे ये मुल्क अब एक फ़ाशिज़म की तरफ जा रहा है। ये भारत के अखबारात के में छपने वाले एक तबसरे होते हैं। कश्मीर जो है वो इसकी एक तजर्बागाह है जो कश्मीर में किया जा रहा है।
بالآخر پورے بھارت کو کشمیر بنانے کی اصل جو پلاننگ تھی وہ ہے بھی، اور اسی پلاننگ پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو 100 افراد کی سوچ ہے، یہ حقیقت میں ان اقلیتوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھارت کے آنے والے دور اور مشکل حالات اور مستقبل کی بنتی ہوئی شبیہ جو ہے، یہ اس کو بچانے کی، اس کو بحال رکھنے کی، اور اس کو حالات کا شکار ہونے سے بچانے کی ایک مؤثر اور توانا کوشش ہے۔ لیکن یہ سوچ کس حد تک پھیلتی ہے، یہ سوچ روشنی بن کر دوبارہ نفرت کے اندھیروں کو کس طرح ختم کرتی ہے، فی الحال اس کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن اس بات کے آثار نظر آتے ہیں کہ اقلیتیں جو ہیں اب رفتہ رفتہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے سے آگے بڑھ کر اب ایک رد عمل کی طرف جا رہی ہیں، ان میں بھی ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اویسی صاحب کی جو تقریریں ہیں ان کے اپنے اخبار میں اس کو بہت غور سے پڑھتا ہوں، تو وہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک لاوا پک رہا ہے، ایک جذبات کی جو ان کے بھڑک رہے ہیں، تو وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ اس سوچ اور اس اپروچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو بھارت ایک مشکل صورتحال میں حالات کی ایک دلدل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور دھنس رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بوتل میں سے جن نکالا گیا تھا، یہ جو اب دندناتا پھر رہا ہے، اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہے، یہ کس قیمت پر واپس بوتل میں بند ہوتا ہے، بوتل میں بند ہوتا بھی ہے یا نہیں، یوں ہی وہ دندناتا پھرتا ہوا بھارت کی بنیادوں کو ہلاتا اور نقصان پہنچاتا ہوا اپنا رقص جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔